मीनापुर छोटे से गांव में ममता नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे लोकेश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ममता दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन ममता लोकेश से कहती है, लोकेश बेटा, जा भानु भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। लोकेश भानु की दुकान पर राशन लेने पहुंच जाता है। वो भानु से कहता है, भानु भैया, माँ ने राशन मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं है और उधार लेने चले आए। देखो भाई, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। लोकेश ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक ऋषिवर पर पड़ी। ऋषिवर ने लोकेश को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे? ऋषिवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। तुम्हारे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा बेटा। तुम बड़े तकदीर वाले हो, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ, मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ। फिर हर किसी की जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा स्वामी? इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का राशन लेने भेजा था। माँ, भानु भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू भानु का हिसाब कराना। जा तू खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा। आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक ऋषिवर मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक ऋषि ने मुझसे कहा था कि ये तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर ये राजकुमार बनेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में सुनीता नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। वो औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ऋषि को बुलाया। उस ऋषि ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता। लेकिन ऋषिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में? ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषिवर? भला एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? जब समय आएगा तो तुम सब खुद देख लोगे। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुनीता अपने पति से कहती है, नहीं, ये तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान लूंगा। वो आदमी उस बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच जाती है। एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हैं आप? ये नन्ही परी मुझे पहाड़ियों वाले जंगल में मिली है। पता नहीं इसे वहाँ पर कौन छोड़ के गया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिस बच्ची को अपने साथ ले आए। हम इसे भी अपने बेटे सुहन की तरह ही पालेंगे। अब से हमारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो दोनों भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं। एक दिन सुनीता का लड़का किसी काम से बाहर कहीं दूर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी नजर अमीर आदमी की बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपने माँ बाप को बगैर कुछ लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़के घर ले आता है। माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। ये सेठ हमीर चंद की बेटी है। बेटी, तुम कितने भाई बहन हो? सासू जी, हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ अमीर चंद की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ी के पास मिली थी। अपने बेटे की बहू के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता सब समझ जाती है कि ये लड़की हमारी बेटी है। वो इस बात को अपने पति महेंद्र को भी बताती है कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये बात किसी तरह सुनीता के बेटे को भी पता चल जाती है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो उसकी सगी बहन है, इसलिए वो अपनी जान ले लेता है। इसका मतलब वो ऋषिवर सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा। जिस राज्य में लोकेश रहता था, उस राज्य का राजा सूरजमहल बहुत ही शांतिप्रिय और दयालु था। राजा के राज्य की इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वो थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह। लेकिन अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे राजा 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। सुनो ए लोगों, महाराज सूरजमल का ताजा फरमान, जो भी व्यक्ति महाराज की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। माँ, क्यों ना एक बार मैं महाराज के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूं? तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहाँ बहुत ही तजुर्बेकार और होशियार लोग आए हुए हैं। माँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो जा।
अगले दिन लोकेश राजमहल पहुंच जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं यहाँ आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। जैसा कि तुम शर्त जानते ही हो, जो भी पहेलियों का सही जवाब देगा वो मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। बहुत खूब। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तब हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? महाराज, सच्ची मित्रता वो है जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है, बिना किसी स्वार्थ के। बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाए। लोकेश को देखकर ममता बहुत खुश होती है। वो लोकेश से कहती है, बेटा, जब से तू गया है तब से ही मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू कामयाब हो। बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई। आज सालों बाद तूने मुझे ये खुशी दिखाई है। एक दिन लोकेश महर से अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में दो भाई एक घोड़ी के बच्चे के ऊपर झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोकेश उनके पास जाकर बोला, आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हमारे पिताजी जो भी छोड़कर मरे थे, हमने उसे आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से में घोड़ी आई थी, उस घोड़ी ने एक बच्चा दिया। ये बेईमान इंसान उस घोड़ी के बच्चे को अपना बता रहा है। ये नामुराद झूठ बोल रहा है। सालों से ये अपनी घोड़ी को मेरी जगह में बांधता हुआ आ रहा है और इसकी घोड़ी ने बच्चा मेरी जमीन पर दिया है, इसलिए वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ। तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है, तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा को अपनी सारी बात बताते हैं। राजा लोकेश से कहते हैं, इस समस्या का हल तुम करो लोकेश। देखो, जगह से घोड़ी और बच्चे का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसकी घोड़ी है बच्चा भी उसी का है, लेकिन तुम्हें अपने बड़े भाई की जगह में घोड़ी बांधने का हर्जाना देना होगा। तुम्हें उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। दोनों भाई लोकेश का फैसला सुनकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।